नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आज़ाद सीजीपीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज से हमारा सीजी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत एक नया सेक्शन शुरू हो रहा है, जो है छत्तीसगढ़ की जनजातियां, लोक कला एवं संस्कृति, जिसके अंतर्गत हम जनजातियों से संबंधित संपूर्ण जानकारी, इसके अलावा जो लोक कला संस्कृति है जिसमें सारे पर्व त्योहार, आभूषण, व्यंजन, सारी बातें कवर होंगी इस एक टॉपिक के अंतर्गत। तो इसको एक सेपरेट कोर्स बनाकर लॉन्च कर रहे हैं हम। ये उन लोगों के लिए होगा, ध्यान से सुनिए, ये कोर्स उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने ना तो समन्वित सीरीज परचेज किया है, ना ही सुघ्घर छत्तीसगढ़ सीरीज परचेज किया है। क्योंकि जिन्होंने समन्वित सीरीज या सुघ्घर छत्तीसगढ़ सीरीज परचेज किया है, उन बैचेस के लिए ये ऑलरेडी दिया जाएगा, तो उनको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। ये कोर्स केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने कोई सभी कोर्स परचेज नहीं किया है, और यदि उनको केवल जनजाति पोर्शन पढ़ना है तो जनजाति पोर्शन आप अलग से परचेस कर सकते हो। आजाद सीजीपीएससी एकेडमी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन में प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल करना है। स्टोर वाले सेक्शन में ये आपको आज से दिखाई देने लग जाएगा। तो ये कोर्स की फीस हमने रखी है केवल 199 में संपूर्ण जानकारी, जनजाति, लोक कला संस्कृति, त्योहार, पर्व, आभूषण, व्यंजन, सब कुछ, वाद्य यंत्र, सब कुछ इसके अंतर्गत आने वाला है पूरे डिटेल में। ठीक है, 5-6 सोर्स मिलाकर पढ़ाऊंगा और अन्य सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हम ऐसे क्वेश्चन की गारंटी नहीं ले सकते जो एकदम कहीं से किसी थीसिस पेपर या रिसर्च पेपर से दे दिया जाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन किसी से नहीं बनेंगे। एक दो अगर प्राणियों की बात छोड़ दें जो पिछले 10 सालों से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और रट्टा मारने में उस्ताद है, तो ऐसे लोगों की बात नहीं करेंगे। अगर ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो जनरली वो या तो ऐसे लोगों से बनता है जो मतलब उस संबंध में बहुत सारी बुक पढ़ के बैठे, या तो तुक्का मारने वालों से सही हो सकता है, प्रोबेबिलिटी उसकी भी कम है, 1/4, राइट। खैर, तो ये आपका जनजाति से रिलेटेड, लोक कला संस्कृति से रिलेटेड कोर्स 199 में आपको अलग से मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर जाकर, गूगल प्ले पे जाकर आप इसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इस कोर्स को ले सकते हो। ठीक है, पीडीएफ भी दिया जाएगा। इसके संबंध में जो भी पीडीएफ होगा, आज से शुरू हो रहा है 21 सितंबर से। ठीक है, क्या समय होगा लाइव क्लास का? देखो, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों लिखा है। लाइव क्लास का समय होगा, नोट कर लेंगे, 12 बजे दोपहर, 12 PM, राइट, 12 बजे दोपहर। और बाद में वही एप्लीकेशन पे, हमारे एप्लीकेशन पे वो रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा HD में, जिसको कितने बार भी आप देख सकते हो। शुरू करें फिर? चले आइए, आप आज के इस वीडियो को डेमो वीडियो की तरह ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियां, लोक कला एवं संस्कृति। पहले हम जनजाति पोर्शन उठाने वाले हैं। आइए, चलिए, जो बोलते जा रहा हूं ध्यान से सुनते जाइएगा। पहले फैक्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करनी पड़ेगी। सबसे पहला आपका टॉपिक होगा जनजाति। ठीक है, तो जनजाति क्या है ये पहले समझना जरूरी है। ध्यान से सुनते चलिएगा, आराम से। ठीक है, चलिए देखिए, एक होता है जनजाति और एक होता है अनुसूचित जनजाति। ये दोनों नाम आपने सुना होगा ना। एक होता है अनुसूचित जनजाति, एक होता है जनजाति। दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है या नहीं है, आप अपने आप में चिंतन मनन करिए और फिर मैं इसका आंसर दूंगा। वीडियो को पॉज करके भी सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक जनजाति है, एक अनुसूचित जनजाति है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है लोगों के समुदाय से ही। दोनों का आशय लोगों के समुदाय से ही है। ऐसे लोग जो किसी सामान्य भूभाग पर रह के सामान्य भाषा बोलते थे, उनकी सामान्य संस्कृति थी, उन समुदाय के समूहों को जनजाति ही कहा गया। तो सर इसमें क्या खास बात हुई? बहुत सारे लोग समुदायों में रहते हैं, तो सभी को जनजाति बोल देंगे क्या? जी नहीं। ऐसे लोग जो सामान्य भूभाग पर रहते हुए किसी समुदाय के समूह थे, सामान्य भाषा बोलते थे, सामान्य संस्कृति का पालन करते थे, वो पहाड़ों पर या वनों पर जाकर रहने लगे, या शुरू से हो सकता है वो वहां पर रह रहे हों। लेकिन जैसे जैसे कालांतर में विकास होता गया, वहां तक विकास किसी कारणों से नहीं पहुंच पाया। और जब विकास उन समुदायों तक, समूहों तक नहीं पहुंच पाया, तो फिर नाम अलग अलग कहा जाने लगा। कभी कहा जाने लगा आदिवासी, पुराने समय से जो लोग रह रहे हैं उनको आदिवासी, आदि मतलब पुराना, प्राचीन काल से। ठीक है, वनवासी क्योंकि वन में रह रहे थे। ठीक है, वन्य जाति कहा जाने लगा, आदिम जाति कहा जाने लगा। ये सारे नाम से इनको पुकारा जाने लगा। ठीक है, तो पहाड़ों में जाकर रहने लगे, वन में जाकर रहने लगे, विकास उन तक नहीं पहुंच पाया, जनजाति कहलाए। जनजाति का एक हम पर्याय देखते हैं इंग्लिश में, ट्राइब। ठीक है,
इंग्लिश में पर्यायवाची देखते हैं ट्राइब, इंग्लिश में कह रहा हूं ट्राइब, तो ये ट्राइब जनजाति, ठीक है, ऐसे समूहों को कहा जाने लगा जो विकास से दूर थे, विकास उन तक पहुंच नहीं पाया, डेवलपमेंट, तो इनका भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया। समझ पा रहे हो? एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत ही सही कॉन्सेप्चुअल चीज बता रहा हूं। ये जो ट्राइब या जनजाति का हम आयाम देखें, किस आयाम से ये शब्द प्रयोग में लाया गया, तो मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार, मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार, ठीक है, मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार इसको इंग्लिश में कहेंगे एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार जनजातीय या ट्राइब शब्द जो है उसके सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम है, सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम है। मैं समझाऊंगा सब कुछ। सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम है, आयाम मतलब इंग्लिश में होता है डायमेंशंस, जिनके सोशल और कल्चरल डायमेंशंस है, मतलब ऐसे समुदाय के समूह जो पर्वत या वनों में जाकर रहने लगे, समाज की मुख्य धारा से अलग हो गए विकास होने के बाद, लेकिन उनकी अपनी एक भाषा, बोली, सामाजिक रहन सहन, एक सांस्कृतिक या संस्कृति या अपना परंपरा थी। तो जनजाति या ट्राइब के लिए जब हम डिफाइन करेंगे तो वो सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर करेंगे, ठीक है। तो ये जनजाति शब्द कह लीजिए, ट्राइब कह लीजिए, इनके सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम है। बात समझ में? तो ये जनजाति क्लासिफाई किए जाते हैं, जनजाति वर्गीकृत किए जाते हैं अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम के आधार पर। आई बात समझ में? उनका अपना एक सामाजिक रहन सहन, भाषा, बोली, खान पान, वेशभूषा और परंपरा या संस्कृति होती है। तो इसी कारण कहा जा रहा है कि मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार जनजाति शब्द के सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम होते हैं, सोशल और कल्चरल डायमेंशंस होते हैं। आई होप जो लाइव जुड़े हैं मेरी बात समझ पा रहे हैं, कमेंट करके बीच में बताते चलेगा हाँ या ना में, ठीक है, करेक्ट। चलो, तो आपको क्लियर हो गया जनजाति का संबंध किससे, मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक परिचय है एक तरीके से किसका, एक समुदाय के समूहों का, या समुदाय भी कह सकते हो, एक बड़ा समुदाय, समुदाय के कोई समूह, उनकी अपनी अलग सामाजिक रहन सहन, वेशभूषा, खान पान हुई, अपना एक संस्कृति हुई, अपना एक परंपरा हुई, तो उनको जनजाति कह दिया गया। समझे? लेकिन सर ये अनुसूचित जनजाति क्या है, अब इसको समझना बहुत बेहतरीन है सर, दोनों में डिफरेंस समझिएगा, लोग एक ही समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया जनजाति का आयाम है सामाजिक और सांस्कृतिक, समझे। अनुसूचित जनजाति का आयाम है प्रशासनिक और राजनीतिक, ठीक है, प्रशासनिक और राजनीतिक आयाम है। और ये आयाम इन जनजातियों को, जो अनुसूचित जनजाति कह रहे हैं जिनको, उनको ये प्रशासनिक और राजनीतिक आयाम किसने दिया, तो संविधान ने दिया, भारत के संविधान ने दिया, संविधान के द्वारा। ऐसा करो, आई बात समझ में? ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति का प्रशासनिक और राजनीतिक आयाम है, मतलब जनजातियों के भी समुदाय के ऐसे समूहों को जिनको संविधान के उद्देश्य हेतु, संविधान के उद्देश्य मतलब किसी जनजाति जो बहुत ही ज्यादा पिछड़ी हुई है या जिनको समाज की मुख्य धारा में लाना है, जिनको चिन्हित किया गया है संविधान के द्वारा, इनको बहुत सारे प्रशासनिक और राजनीतिक लाभ दिए जाएंगे संविधान के द्वारा, ठीक है। संविधान के द्वारा इनको प्रशासनिक राजनीतिक लाभ दिए जाएंगे इनके विकास के लिए, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए। तो इसी कारण कहा जा रहा है अनुसूचित जब जनजाति के आगे जुड़ गया तो उसके संवैधानिक पहलू आ गए, प्रशासनिक और राजनीतिक आयाम आ गए, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति हो गई एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज पॉलिटिकल डायमेंशंस, ठीक है। अनुसूचित जब जोड़ दिया गया तो अनुसूचित संविधान के द्वारा दिया गया शब्द है। अनुसूचित मतलब शेड्यूल कहते हैं इंग्लिश में, तो इनको अलग से नोटिफाई कर दिया गया और अनुसूचित बोल दिया गया नोटिफाई करके। क्लियर?
चिन्हित कर दिया गया, ऐसा कहते हैं। कुल 705 जनजातियां चिन्हित की गई है। खैर इसके बारे में आंकड़े जो है मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, अभी आप सुनते चलिए। तो दो आयाम क्लियर है, केवल जनजाति बोले तो सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम है, लेकिन अनुसूचित अगर सामने में जुड़ जाए तो संविधान के द्वारा इनको चिन्हित किया गया है और बोला गया है अनुसूचित, संविधान के द्वारा। और जैसे ही संविधान ने इनको चिन्हित किया, ये हो गए अनुसूचित जनजाति और इनको प्रशासनिक और राजनीतिक लाभ मिलने लगा। तो इस शब्द के प्रशासनिक और राजनीतिक आयाम निकल कर आए। क्लियर 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 क्लियर, हाँ या ना? जहां अनुसूचित जनजाति आप सुनोगे ना तो डेफिनेटली सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इनको लाभ दिया जा रहा है, इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनका विकास करने के लिए। बात समझ में आई है? हाँ या ना में जवाब देते चलेंगे लाइव क्लास वाले, तभी मुझे मजा आएगा भाई बताने में। हाँ जी, क्लियर है? और किसी भी जनजाति को अनुसूचित घोषित करने का जो अधिकार है वो है किसके पास? बोल दीजिए, राष्ट्रपति घोषित करते हैं इनको। हाँ या ना? ठीक है, राष्ट्रपति। अब छत्तीसगढ़ की पढ़ रहे हैं सर, बताएंगे सब कुछ। अभी आप जनजाति के बारे में समझिएगा, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, सब कुछ बताने वाला हूं आज की क्लास में। ठीक है, आगे बढ़ जाए, आइए। अब ऐसे अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए हो सकता है संविधान कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दे। समझ रहे बात को? अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए, इनके विकास के लिए, इनकी परंपरा संस्कृति को बनाए रखने के लिए हो सकता है संविधान कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दे। ठीक है, तो बोलिए अनुसूचित क्षेत्र का वर्णन भारतीय संविधान में कहां पर है? तो अनुसूची 5 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं हम, पूरा डिटेल में मैंने बताया हुआ है। भारतीय संविधान की अनुसूची 5, भारतीय संविधान का शेड्यूल 5 में अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। कुल ऐसे 10 अनुसूचित क्षेत्र पढ़ेंगे जो राज्य के रूप में है, मतलब राज्यों को ही अनुसूचित क्षेत्र बना दिया गया। कुल ऐसे 10 राज्य हैं। 10 राज्यों के नाम मैं गिनाऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा बाद में। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो अनुसूचित क्षेत्र बोल दिया अनुसूची 5 के आधार पर। सर तो कैसे फायदा मिला? देखो, अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिए तो वहां पर हो सकता है इन जनजातियों के संरक्षण के लिए जो प्रशासनिक संरचना होगी वो उनके हिसाब से होगी, ना कि पूरे भारत में जो प्रशासनिक संरचना चल रही है उसके हिसाब से। इनको अलग तरीके से विकास करना पड़ेगा ना, तो इनके लिए जो प्रशासनिक ढांचे होंगे, संरचनाएं होंगी, वो अलग तरीके की होंगी। तो यहां पर हमेशा जब अनुसूचित क्षेत्र देखते हैं तो उनकी प्रशासनिक जो ढांचे होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो होता है इनके लिए अलग होता है। इनमें, इन क्षेत्रों में इनको प्रशासन करने का भी अलग से अधिकार होता है, अपने सरकार चलाने का अधिकार होता है। और जो सरकार के मतलब मुखिया चुन के आएंगे, जो भी मुखिया, जैसे हम बोलते हैं भारत सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री, राज्य सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री, वैसे ही इनका भी कोई मुखिया हो सकता है जो इसी जनजाति से निकल के आएगा। आई बात समझ में? तो इसी उद्देश्य से अनुसूचित क्षेत्र भी घोषित किए जाते हैं। ये तो हो गई जनजातियों की बात सर। हमने देख लिया सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू, और हमने देख लिया अनुसूचित जनजाति मतलब संवैधानिक पहलू, दोनों पहलू की बात कर ली। अब हम देखेंगे जनजातियों का वर्गीकरण। यह भी समझना जरूरी है। जैसे आप पढ़ते हो कि सर मुंडा भाषा परिवार हो गया, द्रविड़ परिवार हो गया, सर ये क्या है सर? क्या इससे पहले भी कोई क्लासिफिकेशन है? जी हाँ, इससे पहले भी एक क्लासिफिकेशन है जिसको बोलते हैं प्रजातीय वर्गीकरण, रेशियल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स। ठीक है, तो ये देखने वाले हैं इसके बाद। आइए पहले हम एक्सप्लेन करेंगे, बाद में फिर वो जो आपको एक टेबल बना के लाए हैं वो बताएंगे बाद में। तो आज की क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है अगर आप इंटरेस्ट लें, अदरवाइज है तो फैक्ट। चलो, तो अगली हेडिंग आपकी क्या रहेगी? जनजातियों का। अब मैं जनजातियों का वर्गीकरण कर रहा हूं, अभी अनुसूचित की बात नहीं कर रहा हूं, केवल जनजातियों की बात कर रहा हूं। जनजातियों का वर्गीकरण। कैसा वर्गीकरण? प्रजातीय वर्गीकरण। देखो, अन्य आधारों पर भी वर्गीकरण किया जाता है, जैसे भाषाई आधार। ठीक है, आप पढ़ते भी होंगे भाषाई आधार पर
जनजातियों का वर्गीकरण छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा है? मुंडा भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, है कि नहीं? तो अभी मैं भाषा के आधार पर नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं जनजातियों का प्रजाति वर्गीकरण। इंग्लिश में इसको कहेंगे रेशियल, रेशियल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स, रेशियल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स। सर ये आंकड़े कहां के हैं ये भी आपको बताना जरूरी है ना? आंकड़े भी बताना जरूरी है ना सर, तभी तो आपको विश्वास आएगा। सर सोर्स बता देते हैं, सोर्स, क्लियर, सोर्स बता देते। ये स्टैटिस्टिक्स है इंडियन ट्राइबल डिपार्टमेंट का, 2013 में, मतलब सॉरी 2013 में लॉन्च किया गया था, उसका ये सोर्स होने वाला है, जिसका आधार 2011 की जनगणना ही है। क्या बोला मैंने? आधार जो है 2011 की जनगणना, ठीक है, लेकिन स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल ऑफ इंडियन ट्राइब्स 2013 ये सोर्स होने वाला है, भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, लेकिन अंतिम बार 2013 में जारी किया गया था। तो क्या बोला मैंने? स्टैटिस्टिकल, स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल ऑफ इंडियन ट्राइब्स, इंडियन ट्राइब्स, ठीक है, इंडियन ट्राइब्स 2013, ये इसका बेस, इसका आधार होने वाला है इस वर्गीकरण का, और ये मान्य है, ठीक है, ये मान्य है पूरे भारत में, यही वर्गीकरण देखा जाता है, ठीक है। हिंदी में इसको कहेंगे, प्रोफाइल को क्या बोलते हैं अब वो थोड़ा देख लीजिएगा, सीधा सांख्यिकी बोलते हैं स्टैटिस्टिकल को, ठीक है, सांख्यिकी आयाम भारतीय जनजाति के 2013, बस अब हर चीज को ट्रांसलेट करना जरूरी है भी नहीं। तो ध्यान रखिए, स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल ऑफ इंडियन ट्राइब्स 2013 के आधार पर ये मैं वर्गीकरण बताऊंगा, और इसमें जो भी आंकड़े होंगे वो 2011 की जनगणना के हिसाब से हैं, क्योंकि और जनगणना या सेंसस तो हुई नहीं है, तो जो भी आंकड़े होंगे 2011 के हिसाब से होंगे। क्लियर है क्या? आए? अरे वर्गीकरण कब से हुआ उससे मतलब नहीं है सीजी ब्लॉगर, ठीक है, मतलब है केवल किससे, कि कब ये माना जा रहा है, कब भारत सरकार के द्वारा ऑथेंटिकेट किया जा रहा है, 2013। क्लियर? आइए इस वर्गीकरण की बात करते हैं। आप मुख्यतः 4 वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जो भारत की जनजातियां होती है ना, उसको 4 तरीके से वर्गीकरण करेंगे। अब देखो ये लिखा है मैंने प्रजाति वर्गीकरण, इसका एक मतलब और निकल के आता है कि ये कहां से इनका ओरिजिन हुआ, कहां से इनका ओरिजिन हुआ। जैसे मैं पहला लिखता हूं, पहला वर्गीकरण निग्रिटो, पहला वर्गीकरण लिखता हूं निग्रिटो, ठीक है, पहला वर्गीकरण लिखता हूं मैं निग्रिटो, निग्रिटो वर्गीकरण, पहला मतलब निग्रिटो, ठीक है। निग्रिटो जनरली ये आपने शब्द सुना होगा निग्रोस से, ठीक है, जो बेसिकली अफ्रीका वाले क्षेत्र से आए थे, है ना। तो पहला वर्गीकरण निग्रिटो लिख दिया। दूसरा वर्गीकरण हम बोलते हैं प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, ठीक है, ये वर्गीकरण आपको ध्यान रखना है, दूसरा वर्गीकरण। क्लियर? 2 मिनट। तीसरा वर्गीकरण आप पढ़ते हैं, देखो पहला निग्रिटो फिर प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, अगला वर्गीकरण पढ़ते हैं मंगोलॉइड। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखें, एज इट इज बोला जाता है, निग्रिटो को निग्रिटो बोलेंगे, इंग्लिश में लिख देता हूं MEGRITO, देख लेना स्पेलिंग, ठीक है। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स, ठीक है, मोंगोलॉइड्स, मोंगोलॉइड्स, ठीक है, और एक अंतिम क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना है मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन, ठीक है, मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन, ठीक है, ये 4 क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं। इसके अलावा पश्चिमी ब्रैकिसेल्फस और एक और क्लासिफिकेशन होता है नॉर्डिक, ये 2 क्लासिफिकेशन और होते हैं जिनका वितरण भारत में नहीं पाया जाता। तो देखो ये वो जनजातीय समुदाय हैं जो जनजातियों के रूप में जिनकी उत्पत्ति हुई किसी क्षेत्र विशेष से, और इसी क्षेत्र विशेष से ये आ गए भारत में और वितरित हो गए, ठीक है। तो भारत में जो जनजातियां पाई जाती है उनका उद्गम कहां से हुआ, तो उसी को बोला जा रहा है यही प्रजाति वर्गीकरण। तो ये उद्गम स्थान के हिसाब से भी जहां से इनका ओरिजिन हुआ, जैसे देखो निग्रिटो, इनकी डेफिनेटली अलग एक विशेषता होती है वो मैं बताऊंगा। निग्रिटो आए होंगे अफ्रीका वाले एरिया से। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड,
ऑस्ट्रेलिया इनका ओरिजिन था। ऑस्ट्रेलिया में जो अभी अंग्रेज रह रहे हैं वो नहीं है, वहां के पेरेंट जो वहां पर शुरू से रह रहे थे वो समुदाय जब भारत में आए तो ऐसे समुदाय, ऐसी जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के कैटेगरी के अंदर रखी गई। आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी कि छत्तीसगढ़ की जनजातियां जो है किस वर्गीकरण के अंतर्गत रखी जाती है, बोलो कमेंट करके बताओ। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, छत्तीसगढ़ की जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के अंतर्गत रखी जाती है। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? ठीक है। मंगोलाइड, बोलो कहां से आएंगे? ये तो ऑस्ट्रेलिया से आए। मंगोलॉइड कहां से आएंगे? सर ये उत्तरी चाइना की बात कर रहे हैं और रशिया के नीचे की बात कर रहे हैं। एक देश है मंगोल, मंगोलिया, तो वहां से आए हैं ये मंगोलाइड्स। ठीक है। मेडिटेरेनियन कहां से आए सर? ये आए मिड वेस्ट एशिया से या साउथ वेस्ट एशिया से, मेडिटेरेनियंस, और आकर भारत में वितरित हो गए। कहां कहां पर बताएंगे, चलिए आइए यहीं पर लिख देते हैं इनका वितरण भारत में। ये जो निग्रिटो आए ना, निग्रिटो माना जाता है कि ये सर्वप्रथम, अलग स्लाइड ले लूं? चलो अलग स्लाइड लेके एक्सप्लेन करता हूं, आओ बड़ा मजा आएगा। पहला क्लासिफिकेशन हमने देखा निग्रिटो का, ठीक है। अब इस निग्रिटो के बारे में पढ़ रहे हैं कुछ विशेष बातें। माना जाता है कि भारत में सबसे पहले जो जनजाति समुदाय आई वो निग्रिटो ही थी। तो भारत में सर्वप्रथम आगमन संभवतः इन्हीं का हुआ। भारत में सर्वप्रथम आगमन, भारत में जिस जनजाति का सर्वप्रथम आगमन हुआ या जिस जनजाति वर्गीकरण का आगमन हुआ वो थे निग्रिटो समुदाय। भारत में सर्वप्रथम आगमन इन्हीं का हुआ। क्लियर? इनकी विशेषता बताइए सर। निग्रिटो कैसे होते हैं? काले होते हैं, ठीक है, थोड़े गहरे कलर के होते हैं, गहरे रंग के होते हैं ये। इनकी नाक चपटी और चौड़ी होती है। बाल जो होते हैं घुंघरालू होने के साथ साथ ऊनी प्रकार के होते हैं, मतलब वुली हेयर होते हैं, वुली हेयर जिसको बोलते हैं। ठीक है। जबड़े थोड़े निकले हुए होते हैं जिसको बोलते हैं एक्सट्रूडेड जॉज। तो ये सारी विशेषता होती है निग्रिटोस की। सर कहां आकर बसे बताइए भारत में? केरल वाले क्षेत्र में और अंडमान द्वीप समूह में जाकर ये बस गए। ठीक है, अंडमान द्वीप समूह में जाकर ये बस गए। अब आप लोगों की तरफ से ऐसा भी डाउट आता है सर कैसे आए होंगे? नाव का आविष्कार हो गया था क्या उस समय? नाव से आए कि कैसे आए? तैरते हुए आए? ऐसे लोग हैं जो काम की बात को छोड़कर इस प्रकार के डाउट दिमाग में लाते हैं। तो प्लीज ऐसे डाउट मत लाओ जो एग्जाम आपका क्लियर ना कराए। समझ में आ रही बात? तो सर भारत में सर्वप्रथम आगमन निग्रिटो समुदाय का हुआ, केरल और अंडमान द्वीप समूह में आकर ये बस गए। आई बात समझ में? अगला जो वर्गीकरण, इसकी विशेषता भी बताई। जो निग्रिटिव जनजाति समुदाय के लोग होंगे उनकी शारीरिक विशेषता क्या होती है ये भी मैंने आपको बताई। आइए, हालांकि वो शारीरिक विशेषता उतनी ज्यादा जरूरी नहीं, लेकिन पहचान में आना चाहिए आपको, उतना जरूरी नहीं है। आइए, दूसरा हमने क्या देखा था? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। सर ऑस्ट्रेलिया से इनका ओरिजिन हुआ और ऑस्ट्रेलिया के ये नेटिव थे, वहां से आगे घूम फिर के भारत में। ठीक है, और कहां पर आकर बस गए सर? मध्य भारत में आकर बस गए। मध्य भारत या फिर पश्चिम भारत भी कह सकते हो। मध्य भारत या पश्चिम भारत में आकर बस गए। ठीक, जितने भी मुख्य जनजातियों के नाम आपने सुन रखे हैं वो सारे प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड के अंतर्गत आते हैं। जैसे सर गोंड, कोल, भेल, ठीक है, मुंडा, संथाल, ये सभी जनजातियों के नाम सुने कि नहीं सुने बताइए? तो ये जो मुख्य जनजातियों के नाम सुने हैं ये मध्य भारत में विस्तृत होते हैं और ये कौन से वर्गीकरण को फॉलो करते हैं? बोलिए, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड को। याद हो रहा है नहीं हो रहा है? बोलिए भाई, याद हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ, याद हो रहा है नहीं हो रहा है? क्लियर? चले, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड के बारे में ये ध्यान रखते हैं, मध्य भारत पश्चिम भारत से आए। ठीक है, आगे बढ़ जाए। उराव को भी कैसे भूल सकते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है। उराव जनजाति है ना, तो ये सारे प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड के अंदर आएंगे। आगे बढ़ जाए। चलिए, अगला जो क्लासिफिकेशन हमने देखा वो देखा मंगोलॉइड। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़े और सोफिस्टिकेटली बोल सकते हैं कि मंगोलॉइड्स, है ना। तो मंगोलॉइड,
सर ये मंगोल से आएंगे। मंगोल मतलब उत्तरी चाइना, उत्तरी चाइना और रशिया के थोड़ा नीचे एक देश है मंगोल। चंगेज खां याद है, मंगोल से आया था, वही एरिया मंगोलाइड। वहां से जो जनजाति भारत में आके बसी वो सभी जनजातियां मंगोलाइड श्रेणी के अंतर्गत रखी जाएंगी। ठीक है, तो ओरिजिन कहां से सर? टॉप चाइना, मंगोल देश से इनका ओरिजिन हुआ। कहां पर आके बसे सर? हिमालय क्षेत्र में आकर बस गई है। हिमालय या उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र जो है, पर्वतीय क्षेत्र जो है वहां पर आकर बस गए, में आकर बसे। तो आप हिमालय के अंतर्गत या उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, जैसे आप सिक्किम बोल लो, अरुणाचल प्रदेश बोल लो, उदाहरण लिखना भी जरूरी है। सिक्किम बोल लो, अरुणाचल प्रदेश बोल लो, एपी मतलब यहां पर अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश नहीं, ठीक है। तो यहां पर जो जनजातियां पाई जाती है वो मंगोलाइड प्रजाति को फॉलो करती है। क्लियर? यहां की विशेषता बता दीजिए सर। आंख आधे खुले होते हैं, चेहरा पूरा चिपटा हुआ होता है, हाइट इनकी छोटी होती है ना, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। सर प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड की प्रॉपर्टी, ये आप देखे हो, गोंड को देखे होगे कभी ना कभी, संथालों को देखे होगे, ठीक है ना। चलो क्लियर, आगे बढ़े। अगली जो जनजाति का वर्गीकरण है, अंतिम रूप से हम कह सकते हैं जो भारत में पाई जाती है, उसके अलावा दो पश्चिमी ब्रैकिसेल्फस और एक हमने नॉर्डिक देखा, वो भारत में उसका विस्तार लगभग ना के बराबर है। तो इसी कारण 4 वर्गीकरण ही आपके काम का है। चौथा वर्गीकरण आप देखेंगे मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन है ना, मेडिटेरेनियन। सर मेडिटेरेनियन कहां से आए? साउथ वेस्ट या मिड वेस्ट एशिया से आए सर, मिड वेस्ट एशिया से आए, ठीक है, इनका आगमन हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, सुनना। मेडिटेरेनियन जनजातियों के अंतर्गत और ज्यादा क्लासिफिकेशन होता है। एक ओरिएंटल होता है, एक पैलियो मेडिटेरियन होता है और एक मेडिटेरियन होते हैं। सबको मिला के एक साथ बता रहा हूं क्योंकि इसका 3 क्लासिफिकेशन करके पढ़ने का और कोई मतलब है नहीं। तो मेडिटेरेनियन आप मान के चलिए, भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आप देखते हो, ब्रॉन्ज एज मतलब कांस्य युग जो देखते हो, तो ये जो युग चलाया गया, ये जो सिविलाइजेशन, ये सभ्यता जो चलाई गई, इन्हीं जनजातियों के द्वारा, इस प्रजाति वर्गीकरण के द्वारा चलाया गया, ऐसा माना जाता है। तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और कांस्य युग मतलब ब्रॉन्ज एज की शुरुआत या इनको जो चलाया गया उसमें इनका ही कंट्रीब्यूशन था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, मेडिटेरेनियन प्रजाति का या जनजातियों का कंट्रीब्यूशन था, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये सिंधु घाटी सभ्यता और कांस्य युग चलाने के पीछे केवल मेडिटेरेनियन का हाथ नहीं था, उसमें प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड भी शामिल थे, उसमें प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड भी शामिल थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में मेडिटेरेनियन और प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड दोनों प्रकार के प्रजाति वाले जनजाति शामिल थे। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं, मेडिटेरेनियन प्लस प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड मिलकर सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कर रहे हैं और चला रहे हैं। क्लियर है या नहीं है? हाँ, एक क्वेश्चन अगर और कर दे आपसे कि भारत में कृषि की शुरुआत कौन से जनजाति के प्रजाति वर्गीकरण के द्वारा शुरू की गई, मतलब कौन से प्रजाति जनजाति के द्वारा शुरू की गई, तो ध्यान रखिएगा उसका आंसर भी मेडिटेरेनियन होगा। इनके द्वारा ही भारत में पशुपालन के साथ साथ कृषि की शुरुआत की गई। आई बात समझ में? भारत में पशुपालन कृषि की शुरुआत जो है वो मेडिटेरेनियन प्रजातियों के अंतर्गत आने वाले जनजातीय समूहों के द्वारा की गई। ठीक है, अच्छा भारत में कहां कहां बसे नहीं बताया क्या? अच्छा ये बताना बाकी है। ओके, ये भारत में बसे हैं, सुना, मेडिटेरेनियन कहां पर बसे? एक तो इनका कुछ हिस्सा बसा है दक्षिण भारत में। वेरी गुड, डाउट पूछा किसने, एक बार मैं नाम ले देना चाहूंगा, अश्वनी कुमार, वेरी गुड। ये बसे हैं भारत के दक्षिण भारत वाले हिस्से में, मतलब जो केरल है, अंडमान द्वीप समूह, उसको छोड़कर ये दक्षिण भारत में बसे हुए हैं। अन्य क्षेत्रों में, दक्षिण भारत का अन्य क्षेत्र भी है ना वहां पर। इसके अलावा ये हिमालय की तरी, हिमालय की
नहीं तरी क्या बोलेंगे, तलहटी, सॉरी, ठीक है। मतलब हिमालय जहां से खत्म होता है तो क्या होता है, उत्तर भारत का मैदान। तो ये उत्तर भारत में भी जाकर बस गए। तो इनकी आप दो ब्रांच देख पा रहे हो, ऐसा ब्रांच के तौर पे मत लिखना, बस ये दक्षिण भारत में भी बसे और उत्तर भारत के हिस्से में भी बसे, मतलब जहां हिमालय खत्म हो रहा है वहां पर, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में, ऐसा मान लेना उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में आकर ये बसे और दक्षिण भारत के हिस्से में भी बसे। क्लियर, ठीक है। नहीं नॉर्थ वेस्ट नहीं, हाँ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा आप देखोगे कि नॉर्थ वेस्ट हिस्से में भी कुछ देखोगे, इनमें से कुछ जो है वो मध्य भारत के साथ साथ पश्चिमी भारत में भी रहते हैं। तो एकदम से एकदम आप बांध नहीं सकते हो, कोई एक चीज ये यहीं पर ही होगा ऐसा नहीं है, समझ पा रहे हो। तो मुख्यतः दक्षिण भारत हिस्से, उत्तर भारत हिस्से में ये मेडिटेरेनियन आके बसे। क्लियर हो गया सब कुछ, यहां तक वर्गीकरण क्लियर है क्या सभी को, बताइए, बोलिए, यहां तक पूरा वर्गीकरण क्लियर है। अब मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी के आंकड़े बताऊंगा, मतलब जनगणना जैसा कुछ होगा, आइए देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ मैं आंकड़े बताने वाला हूं, कुछ डेटा बताने वाला हूं, ठीक है, जनजातियों के संबंध में, नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले देखो हम जनजाति डिस्कस कर रहे हैं भारत में ना, भारत में जनजातियों को डिस्कस कर रहे हैं, अभी छत्तीसगढ़ में पहुंचे नहीं है। क्लियर क्या, अब बारी बारी से सारे आंकड़े मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। देखो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत जनजाति है, ऐसा प्रश्न पूछे तो आपको ध्यान रखना है, सारे आंकड़े मैं बारी बारी से बता रहा हूं। भारत की जनसंख्या का, भारत की जनसंख्या का, भारत की कुल जनसंख्या का ध्यान रखें, 8.6% कौन है, जनजाति है। क्योंकि जनजाति के संबंध में ही आंकड़े देख रहे हैं तो बार बार नहीं पूछेंगे सर आंकड़े किससे संबंधित हैं, आंकड़े जनजाति से संबंधित है दोस्तों, ठीक है भाई। भारत की कुल जनसंख्या कितनी मान लेते हैं, 125 करोड़ 2011 जनगणना के अनुसार, उसका 10% लगभग निकल के आता है 10 करोड़ निकल के आता है 8.6%, 8.6% मतलब लगभग 10 करोड़ के आसपास होता है। तो 10 करोड़ जनसंख्या जनजातियों की है भारत में, जो प्रतिशत में 8.6 निकल के आता है। क्लियर, ठीक है। इस 8.6 में ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी जनजातियां या कितनी प्रतिशत जनजातियां निवास करती है, और शहरी क्षेत्रों में कितनी प्रतिशत जनसंख्या जनजातियों की निवास करती है, ये ध्यान से सुनिएगा। 8.6% मान लिया पूरे जनजातियों की जनसंख्या जो है 10 करोड़ के आसपास, उसमें मैं बता रहा हूं ग्रामीण कितनी और शहरी कितनी, तो ये जनसंख्या लगभग 10 करोड़ के आसपास होगी, 10 CR, ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से। इस 10 CR का डिस्ट्रीब्यूशन ग्रामीण और शहरी मतलब रूरल और अर्बन एरियाज में कर रहा हूं। 89.97% अप्रॉक्स, आप इसको 90 भी कर सकते हो, देख लो 90% के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जो जनजाति, ठीक है। और बचा हुआ प्रतिशत कितना है, 10.03%, मतलब 10% शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। तो सर शहरी क्षेत्रों में निवास करें तो जनजाति कैसे, भैया जनजाति पहले से डिसाइड कर दिया गया है, अब हालांकि उनका विकास हो चुका है लेकिन कहलाएंगे तो वो जनजाति। अभी तक ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि जिनका विकास हो चुका है तो वो जनजातियां नहीं कहलाएंगी, ऐसा कोई भी प्रावधान अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो जिनका ओरिजिन जनजातीय समुदाय से था वो अभी भी जनजाति है, भले ही वो विकसित हो चुके हैं। आई बात क्लियर। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 89.97%, शहरी क्षेत्रों में 10.03% इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर, 8.6 करेंगे विनीता, 8.6 करेंगे 2011 नहीं 2011 की जनगणना के हिसाब से 8.6 ध्यान रखेंगे इसको। क्लियर, आगे बढ़े, चलो बारी बारी से सभी पॉइंट देखते जाओ। भारत में कुल 705 जनजातीय समुदायों को पहचाना गया है। मैं अनुसूचित नहीं वर्ड यूज कर रहा हूं, यहां पर कहा मैंने जनजाति। भारत में कुल 750 जनजातियों को पहचाना गया है, 705। क्लियर, 705। ये सारी बातें ध्यान में रखते चलो। छत्तीसगढ़ में कितना पढ़ते हो आप बोलो, 42 पढ़ते हो, हाँ या ना, छत्तीसगढ़ में 42 पढ़ते हो, पूरे भारत में कितने, 705 प्रकार की जनजाति, ठीक है। अगला पॉइंट, सर इनका लिंग अनुपात बताओ, इंपॉर्टेंट है। हालांकि जनजाति के संबंध में जो जनगणना है, जनसंख्या है उनकी, वो पूरा अलग टॉपिक है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, लेकिन जो मुख्य बात है
2011 जो कि एक स्टैटिक पोर्शन बन चुका है, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना ही नहीं हुई है, बताना जरूरी है। तो लिंगानुपात, सेक्स रेशियो लिंगानुपात क्या होता है भाई? प्रति 1000 पुरुषों के मध्य स्त्रियों की संख्या को हम बोलते हैं सेक्स रेशियो या लिंगानुपात। ठीक है, एवरी 1000 मेल देयर इज अ वुमन, तो उसको बोला जाता है सेक्स रेशियो। तो ये है जनजातियों में पूरे भारत में 990। कितनी है? 290। ये सारे ना स्टैटिक पोर्शन जैसा हो चुका है, तो ये सब कुछ एटलीस्ट सबको पता होना चाहिए। ठीक है, पिछले वाले में 8.2 बताए थे, तो करेक्ट कर लेना। डेटा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है और मैं कंफर्म कर दूंगा, लेकिन अभी आपको 8.6 ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है क्या? क्लियर? ओके, आगे बढ़े। आइए इधर देखें, अब आगे बढ़े। चलो, अब मैं जनजातियों का वितरण बता रहा हूं। जनजातियों का प्रतिशत वितरण, कहां पर सबसे ज्यादा जनजातियां हैं, कौन से राज्य में, मतलब जनजातियों का प्रतिशत वितरण। ठीक है, जनजातियों का प्रतिशत वितरण, इतना आपको क्लियर है जितना अभी तक मैंने बताया? बोलिए। अब जनजातियों का प्रतिशत वितरण बताऊंगा राज्यों के हिसाब से, कि मान लेते हैं समस्त जनजाति 100% है। ऑब्वियस सी बात है, जो 10 करोड़ है उसको 100% ले रहा हूं मैं, ग्रामीण शहरी अलग अलग कर दिया, लेकिन अब राज्यों के हिसाब से वितरण देखेंगे। सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती है मध्य प्रदेश में। कहां पर? एमपी में। एमपी में कितना? 14.7%। ठीक है, 14.7% सबसे ज्यादा। मतलब ये 14.7 क्या है? ये मध्य प्रदेश की जनसंख्या का नहीं है, ये ओवरऑल जैसे 100% जनजातियां हैं ना, उसका जनजातियों का 14.7% एमपी में रहता है, अकेला मध्य प्रदेश में रहता है। क्लियर? तो सबसे ज्यादा जनजाति कौन से राज्य में है सर? एमपी में। समस्त जनजातियों का 14.7% एमपी में रहता है। क्लियर? एकदम क्लियर है क्या? दूसरे नंबर पे बोलिए, दूसरे नंबर पे सर्वाधिक जनजाति कहां निवास करती है सर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 10.1%। 10.1%, इसको 10.08% भी कर सकते हो। और ये एमपी जो 14.7 है, इसको 14.68% भी कर सकते हो, लेकिन इतना एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है। 14.7 लिख दिया इसको और 10.1 लिख दिया इसको। महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पे। बाकी सबका प्रतिशत ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस ऑर्डर बताऊंगा जरूर। तीसरे नंबर पे उड़ीसा, जहां पर सर्वाधिक तीसरे नंबर पे जनजाति पाई जाती है। चौथे नंबर पे राजस्थान। पांचवें नंबर पे आपका हो जाएगा गुजरात। गुजरात। छठवें नंबर पे आपका आ जाएगा झारखंड। और सातवें नंबर पे आ जाएगा हमारा छत्तीसगढ़, सीजी। और सीजी का प्रतिशत ध्यान में रखना है दोस्तों, सीजी का प्रतिशत ध्यान में होना चाहिए। सीजी का प्रतिशत है 7.5। अब इसको भी बोलेंगे सर आपने लास्ट क्लास में कुछ और बताया था, उसको करेक्ट कर लो, ये अपडेटेड है। ठीक है, अब अपडेटेड मतलब एकदम करंट में डेटा नहीं आया है, वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुरानी बुक आती थी उसमें वैसा दिया था, तो वो ऐसा बता दिया था मैंने। ये जो मैंने सोर्स बताया था ना आपको, स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल ऑफ इंडियन ट्राइब्स, वहां से ये सोर्स है, तो ये ज्यादा ऑथेंटिक होगा। तो सीजी में 7.5%। क्लियर? ऑर्डर क्लियर? और आठवें नंबर का भी आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश। एपी, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश मत कर लेना। तो ये 8 कम से कम ऑर्डर ध्यान में रखने हैं। प्रतिशत केवल शुरू के 2 का और सीजी का ध्यान रखो, क्योंकि सीजी का पढ़ रहे हो। समस्त जनजातियों का 7.5% सीजी में निवास करता है। याद हो गया? बोलो। पहले नंबर पे कॉल एमपी, दूसरे नंबर पे सर महाराष्ट्र, एमपी से लगा हुआ बाएं तरफ महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे सर एमपी के दाएं तरफ उड़ीसा, हालांकि आप झारखंड बोलोगे लेकिन उड़ीसा तरफ जाओ। ठीक है, चौथे नंबर पे सर आप जाइए राजस्थान। एक बार बाईं तरफ, एक बार दाईं तरफ, एक बार बाईं तरफ, एक बार, वैसा कर रहे हैं ना शुरू में। एमपी, एमपी के बाईं तरफ महाराष्ट्र, दाएं तरफ उड़ीसा। ठीक है, फिर आपका बाईं तरफ गुजरात, सॉरी राजस्थान, फिर एक बार गुजरात। तो 2 बार बाईं तरफ आ जाना, एक बार राजस्थान, एक बार गुजरात। फिर दाईं तरफ जाना झारखंड। फिर यहां पर 2 बार बाईं तरफ लिया था, तो इधर भी दाईं तरफ लेना पड़ेगा, तो दाईं तरफ एमपी के सीजी। क्लियर? और जब बाएं दाएं खेल रहे थे तो एक बार नीचे आ गए एपी, आंध्र प्रदेश, एमपी के, एमपी को रेफरेंस मान रहे हैं। याद हुआ नहीं हुआ? बोलो। कितने हो गए कुल? 8। तो ये 8 राज्य समस्त जनजातियों की 2/3 बहुमत को प्रतिनिधित्व करते हैं। समझ में आई? संपूर्ण जनजाति का 2/3
जनसंख्या जो है इन 8 राज्यों में निवास करता है। भारत में जितनी भी जनजातियों का जनसंख्या जो है ना, उसका 2/3 जनसंख्या ये 8 राज्यों में निवासरत है। एकदम क्लियर? याद हो गए कि 8 नाम मुझे जल्दी बताओ। फिर मुझे 2 चीज और बतानी है, 2 स्टेट के नाम और बताने हैं, तो आप 10 अनुसूचित क्षेत्रों के नाम भी याद कर लोगे। जल्दी बोले भाई, आपको ये 8 नाम क्लियर है या नहीं है? ये 8 नाम क्लियर हो जाने के बाद आपको 2 नाम और बताऊंगा। 10 नाम हो जाने से अनुसूचित क्षेत्र हो जाएंगे, जो 5वीं अनुसूची में आप पढ़ते हो। ठीक है, चलो अब मैं यहां लिख रहा हूं 5वीं अनुसूची के अनुसार 10 अनुसूचित क्षेत्र जो है, 10 अनुसूचित क्षेत्र, 10 अनुसूचित क्षेत्र मतलब राज्यों की बात कर रहा हूं, उनको अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो ये पुराने वाले 8 प्लस 2 और, ठीक है, पुराने वाले 8 ही सभी एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान पहले आएगा, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, सीजी, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा 2 और याद रख लेना। ये 2 कौन कौन से हैं सर? 1-2 है तेलंगाना, मतलब 2 में से 1 है तेलंगाना, ठीक है, और 1 हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। क्लियर एकदम या नहीं? क्लियर एकदम या नहीं? हो गए 10 अनुसूचित क्षेत्र। कितने अनुसूचित क्षेत्र सर? 10। 10 के नाम आपके सामने हो जाएगा याद इस तरीके से। हो गए क्या? ये 8, ये 10, ये हो गए क्या? ये हो गए जनजातियों का वितरण, जनसंख्या का प्रतिशत वितरण, और ये हो गया अनुसूचित क्षेत्र। क्लियर एकदम? ठीक है, एक और पॉइंट ध्यान में रख सकते हो। देखो, अगर मैं बोलूं कि किस राज्य की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति है, यह भी एक पॉइंट निकल के आता है ना। यहां प्रतिशत वितरण मतलब जनजातियों की जितनी भी जनसंख्या है उतना, उसका कितना कितना प्रतिशत कहां कहां निवासरत है। लेकिन एक और चीज निकल के आती है कि किस राज्य में उस राज्य की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति है, तो यह भी पॉइंट निकल के आता है। हाँ, ये देखो निकेश ने कमेंट कर दिया मणिपुर, वही बता रहा हूं अभी निकेश, देखो डिफरेंस। किसी भी राज्य की जनसंख्या का सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत है मणिपुर में, समझे? जैसे राज्य की जनसंख्या मान लिया 100%, प्रतिशत में बोल रहा हूं, मणिपुर की जितनी भी जनसंख्या होगी उसका सर्वाधिक प्रतिशत है जनजातीय। क्लियर एकदम? क्लियर? 94.75%। आओ लिख लेना, यहां पर अलग से एक बॉक्स बना के लिख लेते हैं, ठीक है? एक बॉक्स बना के लिख लो यहां पर, राज्य की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनजाति है, ये हेडिंग डाल लेना। तो सर्वाधिक है मणिपुर में। मणिपुर राज्य की जितनी भी जनसंख्या है उसका अकेला 95.75%, सॉरी 94 करना इसको, 94.75% जनजाति है, जनजाति। क्लियर? सबसे कम सर, सबसे कम, ये सर्वाधिक है, सबसे कम यूपी, उत्तर प्रदेश। कितना? ये 0.21% ओनली, मतलब उत्तर प्रदेश की जितनी भी जनसंख्या है उस पूरी जनसंख्या का केवल 0.21%, 0.21% जनजाति है, ठीक है? तो ये उस राज्य की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनजाति हिस्सा है वो मैंने बताया। इसको लिख लोगे अलग से हेडिंग करके। याद हो रहा है नहीं हो रहा है? सर्वाधिक मणिपुर में, सबसे कम यूपी में। एक और निकल के आता है दोस्तों कॉन्सेप्ट, एक और निकल के आता है कॉन्सेप्ट, मतलब एक और फैक्ट निकल के आता है कि कौन से राज्य में, या मैंने अगर प्रश्न पूछ दिया कितने राज्यों में, कितने राज्यों में जनजातियों को, अब जनजातियों, राज्यों मतलब यहां पर आप यूटीज भी शामिल करना, यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर, है ना, यहां पर मिलाकर शामिल करना। मैंने बोल दिया कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में जनजातियों को चिन्हित किया गया है, जनजातियों को चिन्हित किया गया है, मतलब ये जो 705 जनजाति मैंने बताया है ना, ये कितने राज्यों में पाए गए। इसका आंसर कोई बता पाएगा क्या? कमेंट करके बोलो जो लाइव जुड़े हुए हैं भाई, इसका आंसर बता दो यार, मान जाऊंगा। कितने राज्यों और यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर, मतलब कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनजातियों को चिन्हित किया गया, मतलब ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर बताने हैं काउंट करके जहां जनजातियां कुछ ना कुछ पाई जाती है। पता है किसी को?
और ये सारा आधार 2011 की जनगणना, तो 2011 में जितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे वो आधार होगा भाई। तो 2011 के हिसाब से 27 और 7, लेकिन 2014 में तेलंगाना भी बना। भले ही 2011 में जनगणना आया, लेकिन अभी जो मिलके हम डेटा बोलते हैं वो 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से बोलते हैं। थोड़ा सा अपडेट कर दिया गया, 2011 के ही डेटा है, लेकिन 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश ले लिए गए। आई बात समझ में? ठीक है। नहीं, 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ ना कुछ जनजातियों, मतलब ये जो 705 जनजाति बताई थी इनको चिन्हित किया गया है। मतलब इतने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर यहां जनजातियां पाई जाती है कुछ ना कुछ, मतलब जनजातियां पाई जाती है। तो बचे कितने बोलो, ये मिलाकर कुल कितने हो रहे थे सर? ये 35 हो रहे थे, ये 35 हो रहे थे ना। तो अब एक प्रश्न इससे और निकल के आता है, कौन से राज्य या कितने राज्य, कितने बोल देते हैं चलो, कितने राज्य या यूटीज में जनजातियां नहीं पाई जाती? बोलो जल्दी कमेंट करो, मैं पीछे पलटूं तो कमेंट होना चाहिए। जनजातियां नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती, बोलो कितने राज्य यूटीज में जनजातियां नहीं पाई जाती दोस्तों? बोलो कमेंट। अरे कमेंट नहीं है अभी तक, क्या बात है? कितने राज्यों यूटीज को मिलाकर जनजातियां बिल्कुल पाई ही नहीं जाती, वहां पर पाई ही नहीं जाती? अरे कैसे हिसाब कैसे कर रहे हो? ये कुल मिलाकर कितने हुए थे? मिलाकर कह रहा हूं ना, यूटीज और राज्य 35 और 30 में पाए जा रहे हैं, तो बचे कितने भाई? कैलकुलेशन इतना तो आता है, 35 ऋण 30, 5। सर 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कहे तो यहां पर बिल्कुल भी जनजातियां नहीं पाई जाती। अब ऐसा उसको काउंट नहीं करेंगे कि कोई जनजाति वर्ग का व्यक्ति है वो यहां घूमने चला गया, यहां जाके नौकरी कर रहा है तो उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं भाई। नेटिव प्लेस के तौर पे कैलकुलेट किया जाता है कि यहां जनजातियां हैं या नहीं है। समझ में आई बात? जहां पर आके शुरू में बसे थे, तो इन 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में जनजातियां नहीं बसी। अभी कोई जनजाति वर्ग का व्यक्ति जाके नौकरी कर रहा होगा, रह रहा होगा, उसको नहीं काउंट कर रहे हैं। तो अपना 100% वाला दिमाग मत चलाना। कई लोगों का 100% दिमाग चलता है, तो वैसा दिमाग मत चलाना प्लीज, ठीक है? तो 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनजातियां निवासरत नहीं है। बोलिए नाम, बता पाएंगे ये पांचों के नाम? पांचों के नाम बताएंगे? सर पहला है दिल्ली, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है? एनसीआर दिल्ली, यहां पर जनजातियां नहीं है। और देखो याद करना कितना इजी है। पंजाब, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ एक राज्य की राजधानी और है जिसका नाम है हरियाणा। हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर? क्लियर हो रहा है? तो ऐसे ध्यान में रखना है। एक और छूट गया सर, तो एक आपको क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश से ध्यान रखना है, वो है पौंडुचेरी, जिसको अभी हम बोलते हैं पुदुचेरी। तो ये 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर, ठीक है? नहीं है? हो गए? दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पुडुचेरी। सर कैसे इजी याद करना? सर दिल्ली तो याद रहेगा, कैपिटल है। उसके अलावा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ खुद है राजधानी होके, वो भी जनजातियां नहीं है, पंजाब में भी नहीं है और हरियाणा में भी नहीं है। चंडीगढ़ दोनों की राजधानी होने के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश भी है, क्या बात है? और पुडुचेरी। तो ये 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में जनजातियां निवासरत नहीं है। आई होप जितनी भी बातें मैंने अभी तक बताई आप सभी को पूरी बातें याद हो गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों। हाँ या ना? ठीक है? हाँ, वो जो मैंने बताया था ना, स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल ऑफ इंडियन ट्राइब्स, तो उसका नाम हिंदी में आप लिख सकते हो भारतीय जनजातियों की सांख्यिकी रूपरेखा 2013। ठीक है? खैर चलो छोड़ो। तो यहां तक आई होप आप सभी को याद हो गया होगा। जल्दी कमेंट करके बता दे दोस्तों, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है? यहां तक जितनी भी बातें मैंने बताई याद हो गया होगा। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, जैसे कि मैंने कहा था क्लासेस कल से शुरू होनी थी, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आई, टेक्निकल इश्यूज आए, क्लास शुरू नहीं हो पाई थी, तो आज थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। तो एक एक्स्ट्रा चीज़ और करेंगे आइए, और वो एक्स्ट्रा है
जनजातियों, अभी छत्तीसगढ़ की जनजाति शुरू नहीं कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं जनजातियों का भौगोलिक क्षेत्र, मतलब कौन से भौगोलिक क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियां निवासरत है, इसकी बात करेंगे। बहुत ही मजेदार है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मजेदार तो नहीं है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलो पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। क्या पढ़ना शुरू करते हैं सर? कौन से भारत के भौगोलिक क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियां, जनजातियों के नाम हमको पढ़ने हैं और उनका निवास देखना है, ठीक है। पूछ लिया जाता है मध्य भारत में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है, पूछ लिया जाता है अंडमान निकोबार में कौन सी जनजाति पाई जाती है, निम्नलिखित में से चिन्हित कीजिए, ये पहचानिए। 4 ऑप्शन देगा, एक पहचानना है। तो उन्हीं सभी जनजातियों के नाम और वो कौन से भारत के क्षेत्र में रह रहे हैं, निवासरत है, ये बताने वाला हूं। आई बात समझ में? क्या बताने वाला हूं? तो इसको रट्टा ही मारना है, रट्टा मारना है। जितने अच्छे से आप रट्टा मार पाओ ये आपका हुनर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिमालय क्षेत्र में बसने वाली जनजातियों के नाम पढ़ो, आओ चलो मिलके पढ़ते हैं, ठीक है। हिमालय क्षेत्र में बसने वाली जनजातियों के नाम हम देखते आइए, ये सारे महत्वपूर्ण होने वाले हैं, गद्दी सारे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। गुज्जर या गुर्जर, ठीक है। गुर्जर कहां होते हैं? हरियाणा में। हरियाणा में नाम सुने ना कम से कम, ऐसा मतलब सुन लो, बस ट्रिक बता रहा हूं। तो गुर्जर कहां होते हैं? हरियाणा में। हरियाणा का है उत्तर में, उत्तर में क्या हिमालय है, तो हिमालय में कौन सी जनजाति? गुज्जर या गुर्जर, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत प्रसिद्ध है, भोट या भोटिया, भोट या भोटिया जनजाति हिमालय क्षेत्र में निवासरत होती है। बकरवाल, ठीक है। बुक्सा, बाबू, बाबू, ठीक है, बाबू बोलते हो, बाबू, बबू बोलो, बबू। बकरवाल, बुक्सा। बाबू कहां मिलेगा? हिमालय में घूमता मिलेगा। बाबू कहां मिलेगा? हिमालय में घूमता मिलेगा। आपका सोना बाबू जो रहता है ना, वही बाबू, ठीक है। हिमालय में घूमता मिल रहा है, हिमालय की वादी में घूम रहा है, तो ब से बकरवाल, बू से बुक्सा, ठीक है। राजी शौका, राजी शौका, तो राजी मतलब राजा करो, और राजा को क्या होते हैं? शौक होते हैं, राजा को बहुत सारे शौक होते हैं, शिकार का शौक, ठीक है, मुगल खाने का शौक, मतलब ऐसा मान लो कुछ भी यार बकवास। तो राजा को शौक होता है, तो राजी और शौका, ठीक है। ये 3 तो पहाड़ियों के नाम है, गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया जनजाति के नाम होने के साथ साथ पर्वतों के नाम भी है उत्तर पूर्व में। अब ये हिमालय क्षेत्र बोला तो हिमालय का विस्तार वो पूरा उत्तर से लेकर आपका उत्तर पूर्व तक है, ठीक है, उत्तर से लेकर पूरा उत्तर पूर्व तक है, इस प्रकार फैला हिमालय, ठीक है। आओ, इस प्रकार फैला हिमालय, इस प्रकार फैला है, उत्तर से शुरू करते हुए उत्तर पूर्व तक गया है। तो पूरी वहां पर आने वाली जनजातियों के नाम बता रहे, क्लियर। तो कुछ भी बकवास तरीके से बताऊंगा, डाइजेस्ट कर लेना, नहीं होता है तो अपने हिसाब से कर लेना, क्या बोलूं। आओ सर, बंजारा, किन्नौरा, जिसको किन्नौरी नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ये कैसे याद रखें? देखो बंजारा जो है ना, वो पश्चिम भारत में भी दिखते हैं, मध्य भारत में भी दिखते हैं। तो ये बंजारा हिमालय क्षेत्र में भी मिलेंगे, मध्य में भी मिलेंगे, ऐसा आप ध्यान में रख लो, ठीक है। तो बंजारा किन्नौरा, बंजारा किन्नौरा, रारा है आखिरी में, रारा, बंजारा किन्नौरा, ठीक है। या किन्नौरी, किन्नौरा से याद आ जाएगा। आगे बढ़ो। थारू कुकी, थारू कुकी, कुकी मतलब एक तरीके से कुकरी करके ध्यान रख लो, कुकरी क्या होती है? मुर्गी। थारू कुकरी, थारू मतलब थारा, थारा मतलब राजस्थान में किसको बोलते हैं? तेरा, तो तेरी कुकरी, थारू कुकरी, थारू कुकी, याद रहेगा, ठीक है। भैया कोशिश कर रहा हूं यार, अब देख लो, हंसो चाहे कुछ करो। मीजो, कचारी, हमार, बिमसा। अब आगे मैं नहीं बना पाऊंगा, आगे आप बना लेना, ठीक है, आगे आप बना लेना। यहां तक मैंने करवा दिया। मीजो बहुत इंपॉर्टेंट है, मीजो कैसे याद आएगा? बड़ा इजी है सर, मिजोरम। हाँ, मिजोरम कहाँ? यही तो पाया जाएगा मिजोरम, उत्तर पूर्व का तो राज्य है मिजोरम, तो मिजोरम से मीजो ध्यान रख लेना, क्या बड़ी बात है। कचारी, हमार, हमार जनजाति कहाँ मिल रही है? हिमालय में मिल रही है। हमार जनजाति कहाँ मिल रही है? कहाँ मिल रही है? हिमालय में मिल रही है, ठीक है। तो कचारी, हमार, बिमसा, ठीक है। आगे बढ़ो। जौनसारी, नागा, नागा बड़ा इजी है क्योंकि नागालैंड आप जानते हो, वहां से संबंधित जनजाति नागा, क्लियर हो गया। इसके साथ ही अनेक उपजातियां भी है, उपजातियां, अनेक जनजातियों की उपजातियां, उपजनजातियां भी होती है, ठीक है। जैसे त्रिपुरी, रियान, थड़ाऊ। एक बात ध्यान रखना, त्रिपुरी क्षेत्र आप मध्य प्रदेश समझते हो, लेकिन त्रिपुरी जनजाति की उपजाति जो है वो हिमालय क्षेत्र में निवासरत होगी। रियान, ठीक है, और थड़ाऊ, क्लियर। तो ये सभी हिमालय क्षेत्र में। थड़ाऊ को कैसे याद करोगे? खड़ाऊ समझते हो? खड़ाऊ,
खड़ाऊ मतलब वो रामायण काल में जब हम देखते थे, वो एक तरीके का लकड़ी का चप्पल होता था, उसको खड़ाऊ बोलते थे। कई मंदिरों में जाते हो वो चरण पादुका के तौर पे देखते हो, वो खड़ाऊ बोलते हैं। तो हिमालय में खड़ाऊ से चढ़ोगे तो दिक्कत आएगी। तो खड़ाऊ से नहीं चढ़ना है, खड़ाऊ से थड़ाऊ ध्यान रख लेना। हिमालय में खड़ाऊ से नहीं चढ़ना है, तो खड़ाऊ से थड़ाऊ याद रहेगा क्या? बोलो। तो ऐसा कुछ भी करके याद कर लो यार, मतलब है एग्जाम में आंसर टिक करके आने की, सही मतलब, ठीक है, तुक्का नहीं। तो किसी भी तरीके से आप याद करना चाहो कर लो। हो गया हिमालय का, प्लीज 2-3 बार रिवाइज कर लेना, एग्जाम के टाइम पे कर लेना, क्वेश्चन बन जाएंगे। आओ अगला, मध्य भारत क्षेत्र और पश्चिम भारत क्षेत्र, कई बार दोनों को मिला के पढ़ा जाता है। मध्य भारत और पश्चिम भारत कई बार दोनों को मिला के पढ़ा जाता है। मध्य भारत और पश्चिम भारत में जो जनजातीय निवासरत होती है मिलाकर पढ़ लिया जाता है, लेकिन अलग अलग क्लासिफाई हमको मिला तो आपको अलग अलग बता रहे हैं। आइए मध्य भारत क्षेत्र में तो जितने भी महत्वपूर्ण जनजातियों के नाम है सर मध्य भारत में मिलेंगे। बोलो, संथाल, मुंडा, उराव, हो, पढ़ा होगा छत्तीसगढ़ में भी, भूमिज, लोधा, कोया, इसमें ट्रिक नहीं बता रहा हूं, ये सब नाम सुना है आपने। खोंड या कोंड, गोंड, संवर, संवरा, गदबा, कमार, बैगा, भुइया, कोरकू, हलबा, रेड्डी। ये थोड़ा स्टार मार्क इसलिए है क्योंकि रेड्डी जो है दक्षिण भारत क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। रेड्डी जनजाति दक्षिण भारत क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, मध्य भारत में भी पाए जाते हैं। कुछ जनजातियों के क्षेत्र कॉमन है, कुछ जनजाति मध्य भारत में भी मिलेंगे, दक्षिण में भी मिलेंगे, ऐसा मतलब कॉमन क्षेत्र। समझ रहे हो बात को? तो हाईलाइट कर दिया, रेड्डी करके स्टार मार्क कर लेना। कोरवा नाम आपने सुना है, कोल सुना है, पटेलिया आपने सुना नहीं होगा, होगा नहीं होगा नहीं पता, लेकिन उप जनजाति जब पढ़ते हैं जनजातियों के अंतर्गत तो पटेलिया का नाम भी आता है। सिद्धिस, ये याद नहीं होगा, ये शायद पहली बार सुन रहे होगे। अगरिया पता है सर, भील पता है सर, सहरिया देखना, बंजारा देखो, बंजारा बताया था मध्य भारत में भी है, उत्तर भारत में भी है, मतलब हिमालय क्षेत्र में। क्लियर? तो जो जो नहीं सुना है, ये रेड्डी नहीं सुना स्टार मार्क कर दिया, ये सिद्धेश नहीं सुना इसको स्टार मार्क कर दिया, बाकी सब आपने सुना है। तो मध्य भारत इजी है सर, इसमें एफर्ट लगाना नहीं है हमको, राइट? और ये तो छत्तीसगढ़ में पूरा आएगा ही आएगा। पश्चिम भारत क्षेत्र में देखिए सर, भील देखो, भील मैंने बोला ना मिला के पढ़ते हैं, तो भील इधर भी है इधर भी है, राइट? क्लियर? मीना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, मीना जनजाति कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है? इफली, घोटिया, गमीत, नगर, हवेली, सह्याद्री। अब देखो क्षेत्र के नाम पर ही बोल दिया, नगर, हवेली, सह्याद्री। सह्याद्री उस पूरे पश्चिम क्षेत्र को बोलते हैं। सह्याद्री पर्वत श्रेणी नाम सुने होंगे? सह्याद्री पर्वत श्रेणी वो आपका महाराष्ट्र के बॉटम हिस्से से शुरू होकर पूरा पश्चिमी घाट में फैला हुआ है सह्याद्री श्रेणी, ठीक है? तो हवेली वहीं पर है, द्वीप समूह पश्चिम क्षेत्र में। कोली, महादेव, ये भी जनजाति ध्यान रखो। तो ये सभी पश्चिम भारतीय क्षेत्र में निवासरत जनजातियां हैं। क्लियर है? वॉइस डिस्टर्बेंस लाइव क्लास में आ रही होगी, रिकॉर्डेड में नहीं आ रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ओके, समझ गया। थोड़ा सा और एडजस्ट कर लो लाइव क्लास वाले, फिर ये वीडियो जस्ट खत्म ही होने वाला है, ठीक है? थोड़ा सा कर लो, वो क्या है कई बार स्ट्रीमिंग होती है ना तो दिक्कत होती है, थोड़ा तो कुछ सुनाई दे रहा होगा, ठीक है? चलो एक और, दो और एक्चुअली में, एक दक्षिण भारतीय क्षेत्र में देख लेते हैं। गोंड, गोंड का निवास जो है मध्य भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी है। कोया भी आपने देखा, राइट? कोया भी आ रही सर, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही क्या? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही क्या? बिल्कुल आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? रिकॉर्डेड देख लेना बचा, ठीक है? रिकॉर्डेड देख लेना, थोड़ा सा एडजस्ट करो, बस इतना ही बचा है, मेन तो निकल गया। गोंड, कोया मध्य में भी देखा था सर, है ना? अलग से देखे, अंडी, भेरुकुल, कोंडा, पुलियन, पनियन, कादर, ये इंपॉर्टेंट है, कादर जनजाति, ठीक है? टोडा, कोरमा, भील भी देखो सर, मध्य में भी है, पश्चिम में भी है, दक्षिण भारत में भी आ रहा है। हक्की, पिक्की, इरुला, ये एग्जाम में पूछा है तुमसे। इरुला जनजाति बहुत महत्वपूर्ण है, दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। तो ये सारी दक्षिण भारत की जनजातियां हैं। क्लियर? आइए आखिरी बात करते हैं, द्वीप समूह में, जो भारत के द्वीप समूह है वहां पर कौन कौन सी जनजातियां निवासरत है, ठीक है? अंडमानी, ओंगे, जरावा, सीजीपीएससी में ही पूछा प्रश्न है, जरावा जनजाति कहां पर पाई जाती है? अंडमान निकोबार आंसर लिया गया था, द्वीप समूह में पाया जा रहा है, ठीक है? एक साथ ले लिया। ये शाम्पेन है, शाम्पेन, ये वॉम्पेन लिखा है, इसको करेक्ट कर लो, ये शाम्पेन है, शाम्पेन,
शाम्पेन जनजाति, वाम्पेन लिखा उसको शाम्पेन करो, शाम्पेन। अच्छा ये लिखा है सामने में शोम्पेन करके, शोम्पेन या शाम्पेन, ठीक है। और सेंटेनेलिस, सेंटेनल आइलैंड भी आप जानते हो अंडमान निकोबार में, राइट। तो सेंटेनेलिस वहां पर पाई जाने वाली जनजाति, तो ये द्वीप समूह में पाई जाने वाली जनजाति है। तो इस प्रकार मैंने आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपको कवर करवा दिया है, ठीक है, जनजातियों के संबंध में। कल हम छत्तीसगढ़ में जनजातियों का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे और इसी प्रकार पूरे डिटेल में आपको पूरी जनजाति, लोक कला, संस्कृति, पर्व, त्योहार सब कुछ कवर करके देने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद आप सभी का, रिवाइज जरूर करिएगा, थैंक यू।